हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें जो दूसरी इकाई अपनी चल रही है, दूसरी इकाई में पहला बिंदु था काव्य के गुण दोष, वो पूर्व की वीडियो में मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब आज यहां काव्य के गुण दोष के बाद में अगला जो बिंदु आता है वह है छंद। आज की जो चर्चा है वो छंद विधान पर रहेगी, यानी छंदों का अध्ययन किया जाएगा। कक्षा 12 में आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है, वैसे तो छंदों की संख्या बहुत है बेटा, लेकिन पाठ्यक्रम में जिन जिन छंदों को रखा गया है, शामिल किया गया है, सबसे पहले मैं आपको उन छंदों के बारे में बता रहा हूं, तो आप ध्यान देवें कि ये छंद कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, छंद पहले मैं आपको इसका अर्थ, इसकी परिभाषा वगैरह जो कुछ है वो आगे बताऊंगा। पहले जो छंद है उनके बारे में आप जान लीजिए। इसमें जो छंद है वो है गीतिका, हरिगीतिका, गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वंशस्थ, कवित और सवैया। द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया। पुनः एक बार, गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया। ये आपके छंद हैं। कितने हैं? गीतिका, हरिगीतिका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर के ये 8 जो छंद है वो आपकी जो दूसरी इकाई है, पाठ्यक्रम की दूसरी जो इकाई है, जो कुल 16 नंबर की है बेटा, उसमें ये 6 नंबर के रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? 6 नंबर के। 2 गुणा में 3 बराबर 6 नंबर। समझे? छंदों से जुड़े हुए 2 प्रश्न आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न होंगे छंदों से जुड़े हुए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसलिए ये कुल 6 अंक के होंगे। समझे होंगे बात को? तो ये छंद है गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित व सवैया। तो ये कुल 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए। अब आगे बात करते हैं अपने छंद पर बेटा। छंद किसको कहते हैं? छंद का अर्थ। अब यहां इस पर अपने सबसे पहले छंद शब्द पर चलते हैं। छंद शब्द का अर्थ क्या होता है? वैसे तो इस शब्द के अर्थ है, ये अनेकार्थी है, बहुत से शब्द हैं। अक्षर संख्या का, इसका अर्थ है अक्षर संख्या का परिमाण करना। छंद का अर्थ है अक्षर संख्या का परिमाण करना। अगर अनेकार्थिक शब्दों की और कौन कौन से हैं? प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना यानी ढक देना, कामना करना, आकांक्षा करना, बहुत से अर्थ है बेटा। अक्षर संख्या का परिमाण करना, प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना करना, आकांक्षा। छंद के द्वारा कविता जो होती है, रचना जो होती है, वो बंध जाती है बेटा। अक्षर संख्या
तय होती है, निश्चित होती है इसके अंदर, जिससे वो बन जाती है, आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है। पाठक जब उसको पढ़ता है तो वो सुंदर भी लगती है, पढ़ने से वह प्रसन्न भी होता है, ऐसी कामना की जाती है, ऐसी आकांक्षा की जाती है। तो इन शब्दों, छंद शब्द जो है वो अपने आप में कई अर्थ लिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी वेद के 6 अंग बताए गए हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने वेदों के 6 अंग बताए हैं, जिनमें छंद शास्त्र की गणना की गई है। प्राचीन आचार्यों ने वेद के 6 अंगों का जिक्र किया है, यानी उनके बारे में बताया कि 6 अंग है और जिनमें छंद शास्त्र की गणना की गई। वैसे लिखित रूप में विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा के 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य। भाषा की अभिव्यक्ति के लिए 2 रूप, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 बेटा। लिखित रूप में 2 भाषा के रूप हमारे सामने आते हैं, जिनमें एक गद्य है और दूसरा। गद्य में जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, आदि आदि है। और पद्य में कविता आ जाती है। पद्य भाग को ही कविता या काव्य कहा जाता है। पद्य भाग को ही कविता या काव्य कहा जाता है। अब काव्य की बात चल रही है, कविता की बात चल रही है, तो जिस कविता में मात्राओं या वर्णों की निश्चित व नियमित संख्या हो, जिस कविता में निश्चित या नियमित संख्या हो और इसमें विराम, यति, गति आदि का नियम, इसमें यति, गति, विराम आदि का नियम जहां लागू होता है, जिस कविता में, अर्थ की बात कर रहे हैं बेटा, कि जिस कविता में मात्राओं या वर्णों की, मात्राओं या वर्णों की बेटा, जिस कविता में मात्राओं या वर्णों की निश्चित अथवा नियमित संख्या हो, विराम, यति, गति आदि का नियम हो, विधान हो, तो उसको छंद कहते हैं। फिर से दोबारा सुनिए, जिस कविता में मात्राओं या वर्णों की निश्चित या फिर नियमित संख्या हो, विराम, यति, गति, ये यति, गति, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, आदि का विधान हो, उसको छंद कहते हैं। और छंद की रचना के नियमों को ही छंद शास्त्र कहा जाता है। छंदों की रचना के जो नियम है, छंद रचना के जो नियम है कि छंदों की रचना कैसे होती है, कौन सा छंद है, उसकी रचना कैसे होती है, उसके नियम क्या है, प्रत्येक छंद के अपने अपने नियम होते हैं। इसलिए छंदों की रचना के जो नियम है, उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र कहा जाता है। छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र कहा जाता है। ध्यान देना बेटा, छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र कहा जाता है, या कई बार छंद विधान भी बोलते हैं। छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र या फिर छंद विधान भी कहते हैं।
इसके लिए एक और नाम चलता है, पिंगल। प्राचीन एक नाम है पिंगल, पिंगल भी इसको कहते हैं। क्योंकि पिंगल जो नाम है, इस नाम से प्राचीन में एक ऋषि हुए थे। प्राचीन समय में एक पिंगल नाम के ऋषि हुए थे और उन्होंने संस्कृत में छंद शास्त्र के नियम बनाए थे। पिंगल ऋषि ने संस्कृत में छंद शास्त्र के नियम बनाए थे। उनके नाम के आधार पर ही इसको पिंगल भी कहा जाता है। छंद को दूसरा नाम क्या दिया गया है? पिंगल। पिंगल एक प्राचीन ऋषि का नाम है, जिन्होंने अपने समय में संस्कृत में छंद शास्त्र के कुछ नियम बनाए थे। उनके नाम के आधार पर इसको पिंगल कहा जाता है। समझ गए होंगे बेटा इस बात को। अब स्टिक इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो अपने शब्दों के अंदर लिख सकते हैं, अपने शब्दों के अंदर लिखेंगे उपयुक्त अध्ययन करने के बाद में, जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में या फिर नियमित वर्णों में लिखा जाता है, निश्चित संख्या में या नियमित वर्णों में लिखा जाता है, उसमें यथास्थान पर, यथास्थान जरूरी स्थान, उसमें यथास्थान पर यति गति चरण, यथास्थान पर यति गति चरण आदि, यथास्थान पर यति गति चरण आदि का जहां पालन किया जाता है, यति गति चरण विराम आदि का किया जाता हो तो उसे छंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? छंद कहते हैं। फिर सुनिए बेटा, जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में अथवा नियमित वर्णों में लिखा जाता है तथा जरूरी स्थान पर यति गति विराम चरण आदि गण आदि का जहां पालन किया जाता है तो उसको छंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? छंद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा बहन जी का है, बिगड़ो काम। उदाहरण है, बिगड़ो काम बने नहीं, बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किनकोए। बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध ते।
रैमन फाटे दूध ते मथे न माखन होए। ये एक दोहा छंद है। क्या है ये? दोहा छंद है। आगे ये कैसे है वो आगे अपने दोहा छंद पढ़ेंगे पता चलेगा। यह दोहा छंद है, इसके 4 चरण है बेटा। जहां मात्रा लगती है, कोमा लगता है, विराम चिन्ह लगता है, रुकना पड़ता है, यही विराम है, यति है। बिगड़ो काम नहीं 1, ला करो किनको 2, रैमन फाटे दूध ते, फिर यहां रुकना पड़ा है 3, मथे न माखन होए 4। ये 4 चरण है और प्रत्येक चरण की मात्राओं की जो संख्या है वो भी निश्चित है। अब मात्राओं की संख्या कैसे होती है, क्या होती है, किस प्रकार से निकाली जाती है, आगे चल करके जब अपने छंद करेंगे तो इनमें लघु ग्रुप लगा करके अपने इनके द्वारा इनकी मात्राओं की के बारे में अपने जानेंगे बेटा। तो यह दोहा छंद है, 4 चरण है और प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या है वो निश्चित है। ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया। अब जो छंद शब्द है ये कहां से निकला है? यह संस्कृत की तद धातु से छंद शब्द बना है बेटा। छंद शब्द बना है संस्कृत की छद धातु से, छद शब्द है बेटा, ये छद शब्द है से निकला। और बड़ा सुनिए, संस्कृत की छद धातु से छद शब्द निकला और इसी से ये क्या बन गया? छंद शब्द बन गया। संस्कृत की छद धातु से छद बना और उससे ये क्या बन गया? छंद शब्द बन गया। और इसका अर्थ मैंने आपको पूर्व में बता दिया था। छंद शब्द का आच्छादित करना, प्रसन्न करना, बांधना, अक्षर संख्या का परिमाण, कामना करना, आकांक्षा, फुसलाना, आच्छादित करना, कई अर्थ है बेटा। इसका मतलब छंद उस पद्यमयी रचना को कहते हैं, समझे? उस पद्यमयी रचना को कहते हैं जो पाठक को प्रसन्न कर देती है। छंद उस पद्यमयी रचना को कहती है जिससे जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है, या पाठक है उस रचना को पढ़ करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। साहित्य दर्पण में भी छंदोबद्ध पद को ही पद्य कहा गया है। साहित्य दर्पण में छंदोबद्ध पद को ही पद्य कहा गया है। ध्यान देना बेटा, यहां साहित्य दर्पण में छंदोबद्ध छंद से बधा हुआ है जो पद होते हैं, बंधे हुए जो पद होते हैं उनको ही पद्य कहा जाता है। क्योंकि इसमें मात्राओं की जो संख्या होती है निश्चित होती है और वर्णों का नियमित जो क्रम है वो निर्धारित किया जाता है। में मात्राओं की संख्या निश्चित व वर्णों का नियमित जो क्रम है वो निर्धारित रहता है। पद्य की जो सुंदरता होती है, यानी कविता की जो सुंदरता होती है, वो उसकी लय है, यति है, गति है, प्रवाह है, शब्द चयन है, उनके ऊपर निर्भर करता है। पद्य की यानी कविता की सुंदरता उसकी लय, उसकी यति, गति, प्रवाह, शब्द चयन आदि पर निर्भर रहता है और जिसमें छंद का विधान रहता है। यह था बेटा छंदकार और उसकी परिभाषा।
इसके बाद में अपने आगे इसी अभी इन छंदों जो आपको मैंने पूर्व में बताए हैं, इनका अध्ययन करने से पहले कुछ और बातें हैं। इन छंदों को पढ़ने से, इनको समझने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं, वो आगे छंदों में काम देगी, चलेगी। बेटा मैं आपको करवाऊंगा, तुम जो शब्द मैं बोलूंगा तो फिर हो सकता है आप उन शब्दों के बारे में समझ न पाए, इसलिए उन छंदों को करने से पहले हमें उन छोटी छोटी बातों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इसमें आगे आएगा बेटा वर्ण है, स्वर है, लघु है, गुरु है, हर्ष वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, इनके बारे में जान लेना जरूरी है। इसके बाद में यति, गति, चरण, मात्रा, गण आदि के बारे में जानना जरूरी है। तो अब आगे अपनी जो चर्चा रहेगी वो इन्हीं बातों के ऊपर रहेगी, यानी ये बातें जब हम जान लेंगे, इन बातों से हम परिचित हो जाएंगे, उसके बाद में फिर आगे हम गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, द्रुत, विलंबित, उसके बाद में वंशस्थ, कवित और सवैया छंदों का अपने अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ने व्यवहारिक बातों को जानना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं वर्णों का महत्व। इसी क्रम में ये शब्द बहुत चलेगा बेटा आगे, वर्णों, क्योंकि इसी के ऊपर सारा घटनाक्रम है, आगे की रूपरेखा है वो तैयार होती है। तो वर्णों का महत्व, छंद रचना में, छंदों की रचना करते समय वर्णों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, हम जानते हैं हिंदी के अंदर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ण, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, और दूसरा व्यंजन। इन दोनों प्रकारों को वर्ण कहते हैं, यानी स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण का ही रूप है बेटा। आगे वर्णों के प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वे होते हैं बेटा, स्वर किनको कहते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से किया जाता है। स्वर का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप के अंदर। जब हम ये स्वरों का आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ करते हैं तो उनमें किसी दूसरे का इसमें योगदान नहीं है, ये स्वतंत्र है अपने आप से, अपने मुंह से निकलने वाली ये वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर भी आगे चल करके 2 प्रकार के हैं बेटा, इसमें हर्षव और दीर्घ। हर्षव का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। स्वर भी 2 है, नंबर 1 हर्षव जिसको लघु कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ, ई, उ, आ, ई, उ। ये छोटे स्वर हैं और ये बड़े हैं। स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। री बीच में और आ जाता है, ए, आ, ई, री, उ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी जो मात्रा, ये इनकी जो संख्या है, स्वरों की जो संख्या है, ये 13 मानी गई है बेटा। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा स्वरों के बाद में व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं बेटा जिनका उच्चारण
स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी बिना स्वरों के इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और ए यहां क्या है बेटा, स्वर है। की, क प्लस ई जुड़ा हुआ है इसका मतलब स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन है जिनका उच्चारण, व्यंजनों को उच्चारण जो है वो हम स्वरों की सहायता से करते हैं। इनकी संख्या 36 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। इसके अलावा क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं बेटा, व्यंजनों के ये 5 वर्ग, और प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में क्या होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, यानी 5 व्यंजन होते हैं। इनकी कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 पद कितने हो गए बेटा, इन व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण, ये है य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण कहलाती है। इसके बाद में 4 विषम वर्ण होते हैं बेटा। चार है विषम वर्ण, कौन कौन से, च, स, त, ये 4 विषम वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर जिनमें 2 अक्षर मिले होते हैं, वो कौन कौन से हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। ये है क्ष, त्र और ज्ञ, क्ष, त्र और ज्ञ, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी संयुक्ताक्षर है या संयुक्त जो वर्ण है उनमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, व्यंजन होंगे, उनके मेल से ये बनते हैं। जैसे इनकी बात करते हैं, जैसे क्ष है, इसके अंदर क प्लस स प्लस ए के मेल से बना है। इसके बाद में आता है त्र, इसके अंदर त, र प्लस ए, इसके बाद में ज्ञ, ज प्लस ng प्लस है, क्या बन गया, ज्ञ बन गया। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपने मात्राएं तथा उनकी गणना। मात्राएं तथा उनकी गणना, इस पर चर्चा करेंगे। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, किसी वर्ण है या अक्षर है उसमें उच्चारण करने में जो समय लगता है, जिसमें वर्ण के साथ साथ स्वर मिला होता है,
उसको मात्रा कहते हैं। हम जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, यानी छोटा और बड़ा, हर्षव, लघु और दीर्घ। तो मात्राएं भी क्या हो गई बेटा, छोटी और बड़ी हो जाएगी। हर्षव, जिन स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण में समय कम लगता है वे क्या होते हैं, हर्षव होते हैं, छोटे होते हैं, लघु होते हैं। इनको लघु वर्ण भी कहते हैं। इनकी मात्रा एक गिनी जाती है। दोबारा सुनिए, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा पर निर्भर करता है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसलिए ये वर्ण या व्यंजन है, वर्ण जो हमारे हैं अक्षर जो है वो दो प्रकार के हैं, छोटे और बड़े, यानी लघु और गुरु या दीर्घ। हर्षव छोटा, दीर्घ बड़ा हो गया है। हर्षव छोटे कौन सी हैं, जिन स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण में समय क्या लगता है, कम लगता है, वे हर्षव है। इनको ही लघु वर्ण कहते हैं, छोटा वर्ण कहते हैं। इनकी मात्रा एक होती है। कितनी होती है, एक। छोटे वर्णों की मात्रा एक होती है। इनकी मात्रा को प्रदर्शित करने के, दिखाने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होती है, खड़ी पाई यानी डंडा, इस तरह से ये लगा देते हैं। जैसे ए, ई, उ। अगर इनकी मात्रा लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, या फिर इस तरह से लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे एक एक मात्रा। जब आगे मात्राओं की गणना करेंगे तब ये चीजें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहां मैंने सामान्य ज्ञान के लिए कि जब हम छंद करें तो उससे पहले ये चीजें हमारे जहन में रहनी चाहिए बेटा। दीर्घ, लघु के बाद में दीर्घ। दीर्घ स्वर और उनके सहयोग से उच्चारित होने वाले व्यंजन दीर्घ या उनको गुरु कहते हैं। दीर्घ स्वरों और उनके उच्चारण, उनके सहयोग से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है उनको दीर्घ या फिर गुरु कहते हैं। इनकी मात्रा जो होती है उसका प्रदर्शन करने के लिए ये खड़ी पाई है और यहां आड़ी पाई, इस तरह से, यानी अंग्रेजी का एस है वो लिखेंगे, यहां आड़ी पाई से लिखेंगे इसको। बड़ों में इसी का ए का आ, ई, उ, ये छोटा ऊ था बेटा, यहां छोटा ऊ पढ़ना है। इसके लिए एस एस एस, ये एस एस है, ये गुरु है। इसका मतलब होता है दो, और इसका मतलब होता है एक, और इसका मतलब होता है दो। मात्राओं की गणना जब हम करेंगे तब ये चीजें हम समझाएंगे बेटा। तो इस प्रकार से ये था बेटा अब तक का हमारा जो छंद शास्त्र है, छंद का जिसमें अर्थ, फिर उसके बाद में उसकी जो प्रस्तावना, उसकी परिभाषा, और फिर उसके बाद में इस छंद में वर्णों का महत्व, फिर उसके बाद में मात्राएं और उनकी गणना। तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है बेटा। अब अगले वीडियो के अंदर अपने जो इनसे जुड़ी हुई शेष बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।